Assalamualaikum. I hope all of you are fine. ये थ्री फेज़ रेक्टिफायर्स पर हमारी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने हाफ वेव रेक्टिफायर को डिस्कस किया था और आज हम करेंगे थ्री फेज़ फुल वेव रेक्टिफायर को डिस्कस। तो ये देखें, ये इसका सर्किट डायग्राम है और बेसिकली ये सिंगल फेज़ फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर का ही एक्सटेंशन है। उसमें 4 डायोड होते हैं और अगर ये देखिए, अगर मैं ये वाले पोर्शन को देखें आप, तो ये सिंगल फेज़ का फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर है। इसमें 2 डायोड और ऐड कर दिए, टोटल 6 डायोड्स हैं और ये थ्री फेज़ का फुल वेव रेक्टिफायर बन गया है। 6 डायोड इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। 3 डायोड कॉमन कैथोड कन्फिग्रेशन में लगे हुए हैं, यानी उनका कैथोड कॉमन है, और 3 डायोड कॉमन एनोड कन्फिग्रेशन में लगे हुए हैं, यानी इनका एनोड कॉमन है। लास्ट वीडियो में भी हमने ये डिस्कस किया था कि अगर 3 डायोड कॉमन कैथोड कन्फिग्रेशन में लगे हुए हों तो अनलेस के किसी भी 2 के एनोड पे सेम पोटेंशियल हो, इन तीनों में से सिर्फ और सिर्फ एक ही डायोड कंडक्ट कर सकता है, और वो कौन सा डायोड होगा? जिसके एनोड पे मैक्सिमम वोल्टेज होंगे। इसी तरह से अगर 3 डायोड कॉमन एनोड कन्फिग्रेशन में लगे हुए हैं तो इनमें से भी एक ही डायोड कंडक्ट करेगा, और ये कौन सा होगा? जिसका कैथोड मोस्ट नेगेटिव हो, जिसका कैथोड बाकी दोनों से बिलो पोटेंशियल पर हो और नेगेटिव हो, वही कंडक्ट करेगा। तो आप ये देखें, हम थ्री फेज़ एसी सप्लाई दे रहे हैं, 2 डायोड्स पे VA, 2 डायोड्स पे VB और 2 पर हम VC अप्लाई कर रहे हैं। तो अब सपोज करें अगर VA जो है वो मोस्ट पॉजिटिव है और VC जो है वो मैक्सिमम नेगेटिव है, तो कौन कौन से डायोड कंडक्ट करेंगे? आप ये देखें, चूंकि VA मोस्ट पॉजिटिव है इसलिए ये उस डायोड को कंडक्ट करवाएगा, उस डायोड को फॉरवर्ड बायस करवाएगा जिसके एनोड से ये कनेक्टेड है, यानी D1। तो एक तो D1 कंडक्ट करेगा और दूसरा कौन सा डायोड कंडक्ट करेगा? VC, चूँकि मैक्सिमम नेगेटिव है तो VC जिस कैथोड के साथ कनेक्टेड है वो डायोड कंडक्ट करेगा, यानी D6। तो एक तो D1 कंडक्ट करेगा और दूसरा कौन सा डायोड कंडक्ट करेगा? D6 कंडक्ट करेगा। तो आउटपुट में मुझे इस पॉइंट पे क्या मिलेगा? VA, और इस पॉइंट पर क्या मिलेगा? VC। तो अगर मैं लोड पे पोटेंशियल डिफरेंस देखूं तो आई विल गेट VAC, यानी 2 फेज़ वोल्टेज का डिफरेंस, जिसको हम लाइन वोल्टेज भी कहते हैं, वो हमें आउटपुट पे मिलेगा। इसी तरह से सपोज करें कि VA मोस्ट पॉजिटिव है और VB मोस्ट नेगेटिव हो। अब क्या होगा? अब यहाँ तो D1 ही कंडक्ट करेगा, लेकिन अब नेगेटिव साइड पे कौन सा डायोड कंडक्ट करेगा? नीचे वाली साइड पे D4 कंडक्ट करेगा, D6 की जगह D4 कंडक्ट करेगा। इस जगह पर हमें मिलेगा VB और यहाँ पर आउटपुट क्या मिलेगी? VAB। सिमिलरली सपोज करें VA मोस्ट नेगेटिव है और VC मोस्ट पॉजिटिव है, तो क्या होगा? अगर VC मोस्ट पॉजिटिव है और VA मोस्ट नेगेटिव है, तो अब चूंकि VA मोस्ट नेगेटिव है इसलिए वो डायोड कंडक्ट करेगा जिसका कैथोड A पॉइंट के साथ कनेक्टेड है, यानी D2। और VC मोस्ट पॉजिटिव है तो VC को हमें देखेंगे कि ये किस एनोड से कनेक्टेड है। यहाँ पर ये कनेक्टेड है D5 के एनोड से, तो कौन सा डायोड कंडक्ट करेगा? D5। तो आउटपुट पर अब मुझे क्या मिलेगा? आउटपुट पर मिलेगा, इस पॉइंट पे मिलेगा VC और यहाँ पर मिलेगा VA। तो फाइनल जो आउटपुट आएगी मेरे पास वो क्या आ जाएगी? VCA। तो आप ये देखिए, 2-3 चीज़ें हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं। नंबर 1, 6 डायोड्स लगे हुए हैं इसमें, 3 कॉमन कैथोड कन्फिग्रेशन में, 3 कॉमन एनोड कन्फिग्रेशन में, और आउटपुट में हमेशा 2 फेजेस का डिफरेंस मिलेगा, डिपेंडिंग अपॉन के कौन कौन से डायोड फॉरवर्ड बायस हो रहे हैं। कभी VAB मिलेगा, कभी VBC मिलेगा, कभी VCA मिलेगा, एंड सो ऑन। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। थोड़ा सा ये रिव्यू है जो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि थ्री फेज सिस्टम में अगर VAN को मैं स्टैंडर्ड साइन वेव ले रहा हूँ, यानी इसका फेज 0 ले रहा हूँ, तो VAN की इक्वेशन होगी VM sin ओमेगा t, VBN की इक्वेशन होगी VM sin ओमेगा t माइनस 120, VCN की इक्वेशन होगी VM sin ओमेगा t प्लस 120 या माइनस 240। आपको पता है कि VBN जो है 120 डिग्री लैग करता है VAN से, और VCN जो है वो
VBN से 120 डिग्री लैग करता है यानी 240। या हम ये भी कह सकते हैं कि VCN VAN से 120 डिग्री लीड करता है, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। अब ये तीन प्रिंसिपल लाइन वोल्टेजेस हैं VAB, VBC और VCA, ये भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर मैं दो फेज वोल्टेज का डिफरेंस लूँ तो मैग्नीट्यूड जो है √3 टाइम्स ऑफ VM आता है। अगर VAN, VBN, VCN का मैग्नीट्यूड VM है तो VAB, VBC, VCA इन तीनों का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √3 VM। और VAB जो है वो VAN से 30 डिग्री लीड करता है। VBC VBN से 30 डिग्री लीड करता है। देखें ये -120 है, ये -90 है। चूँकि साइन वेव का एंगल पीरियड 360 होता है, तो अगर मैं इसमें 360 ऐड कर दूं तो रिजल्ट विल रिमेन सेम। तो चाहे -90 लिखें या 270 लिखें, बात सेम है। इसी तरह से VCN का आप देखें फेज़ कितना है, 120 है प्लस का, तो VCA का कितना हो जाएगा, 150। और अगर मैं इसको देख कर लिखूँ तो आई कैन राइट VM साइन ओमेगा टी माइनस का 210 डिग्री। ठीक है, तो एक दफ़ा फिर मैं बता दूं कि इन तीनों में भी 120 डिग्री का फेज़ डिफरेंस होता है और इन तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, लेकिन फेज़ वोल्टेज से √3 टाइम ज़्यादा होता है और 30 डिग्री करस्पॉन्डिंग फेज़ से लीड करता है। ये देखें, ये तीन फेज़ वोल्टेज बनाए गए हैं। एक VAN है, ये ब्लू वाला जो स्टैंडर्ड साइन वेव है, जो 120 डिग्री से शुरू हो रहा है, ये VBN है। और जो 240 डिग्री से शुरू हो रहा है, ये VCN है। अच्छा, अब आप देखें कि मुख्तलिफ जो पीरियड ऑफ टाइम है उसमें मुख्तलिफ ड्यूरेशन में मुख्तलिफ फेजेस जो हैं वो मैक्सिमम हो जाते हैं। जैसे अगर मैं 0 डिग्री से लेकर 30 डिग्री की बात करूं तो ये ब्लैक वाला मैक्सिमम पॉजिटिव है, यानी VCN मैक्सिमम पॉजिटिव है। उसके बाद 30 डिग्री से लेकर आप देखें 150 डिग्री तक, तो कौन सा पॉजिटिव है, VAN। उसके बाद 150 डिग्री के बाद ये लाल वाला है यानी VBN पॉजिटिव मैक्सिमम पॉजिटिव हो जाता है। इस पॉइंट पर यानी 270 डिग्री पर अगेन VCN पॉजिटिव हो जाता है। तो आप देखें तीनों वेव 120 डिग्री के लिए मैक्सिमम पॉजिटिव हो जाती हैं। इसी तरह से अगर मैं नेगेटिव साइड पे बात करूं मैक्सिमम नेगेटिव, तो शुरू में देखें रेड वाली यानी VBN मैक्सिमम नेगेटिव है और ये 0 से 90 डिग्री तक के लिए, 90 से लेकर 210 यानी 120 डिग्री के इस पोर्शन के लिए VCN मैक्सिमम पॉजिटिव है। और उसके बाद 210 से लेकर 330 तक VAN मैक्सिमम नेगेटिव है और 330 से लेकर 360 तक अगेन VBN मैक्सिमम नेगेटिव है। तो अब हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कौन से डायोड्स कंडक्ट करेंगे। अगर आपको याद हो तो पॉजिटिव साइड पे वो डायोड कंडक्ट करेगा जो मैक्सिमम पॉजिटिव वोल्टेज के साथ कनेक्टेड होगा, और इसी तरह से नेगेटिव साइड पे कौन सा कंडक्ट करेगा, जो जिसका कैथोड मैक्सिमम नेगेटिव वोल्टेज के साथ कनेक्टेड होगा। मिसाल के तौर पर इस जगह पर वो डायोड कंडक्ट करेगा जिसका एनोड VCN से कनेक्टेड है यानी D5, और यहाँ पर वो डायोड कंडक्ट करेगा जिसका कैथोड VBN से कनेक्टेड है यानी D4। तो यहाँ भी D4 कंडक्ट करेगा, यहाँ भी D4 कंडक्ट करेगा, यहाँ भी D4 कंडक्ट करेगा। अब देखें चूँकि VAN मैक्सिमम हो गया तो VAN से लगा हुआ है D1 का एनोड, तो यहाँ पर D1 कंडक्ट करेगा, यहाँ भी D1 कंडक्ट करेगा, यहाँ भी D1 कंडक्ट करेगा और यहाँ पर भी D1 कंडक्ट करेगा। जबकि नेगेटिव साइड पे इस जगह पर स्विचिंग हो जाएगी और अब VCN से जो कैथोड लगा हुआ है यानी कि D6, तो यहाँ पे D6 कंडक्ट करेगा, यहाँ पे भी D6 कंडक्ट करेगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये सिलसिला इसी तरह से चलेगा और हम इसको पूरा फिल कर सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। चूँकि आउटपुट पे हमेशा लाइन वोल्टेज मिलेंगे यानी VAB, VBC, VCA या VBA, VCB या VAC, तो इस ग्राफ में 6 जो लाइन वोल्टेज की वेव फॉर्म्स हैं वो मैंने यहाँ पर बना दी हैं, जिसमें एक ये देखें ब्लू वाली है। ये जो ब्लू वाली वेव फॉर्म है ये असल में VAB की वेव फॉर्म है और इसकी इक्वेशन अगर आपको याद हो तो √3 VM साइन ओमेगा टी प्लस 30 डिग्री है, यानी ये 30 डिग्री नेगेटिव से शुरू हुई है और 0 पर इसकी वैल्यू वही है जो साइन वेव की 30 डिग्री पर होती है। पीक वैल्यू 100 रखी है हमने, तो √3 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाता है 173.2। पिछले वाले में जो फेज़ वोल्टेज थे
जिनका हमने यहाँ पे डिफरेंस लिया है, इनकी पीक वैल्यू थी 100, ये देखिए, और लाइन वोल्टेज की जो पीक वैल्यू है वो 100 टाइम्स √3 यानी 173.2 वोल्ट है। और ये वाली वेव देखें आप, ये 30 डिग्री से शुरू हो रही है। इसी तरह से अगली जो वेव है हमारे पास, ये देखिए रेड वाली, ये VBC है, सही है। ये 90 डिग्री से शुरू हो रही है, ये 90 डिग्री लैग कर रही है, इसका फेज़ -90 है। और इसी तरह से जो VCB होगी, वो बिल्कुल जो डॉटेड है वो इसकी बिल्कुल ऑपोजिट है। VBC अगर सॉलिड बनाई हुई है तो रेड डॉटेड से मैंने बनाई हुई है VCB। तो VCB की वेव देखिए बिल्कुल VBC के ऑपोजिट है। VAB की वेव अगर ये ब्लू वाली है तो ब्लू डॉटेड है VBA की वेव फॉर्म, एंड सो ऑन। तो आप ये देखें कि ये 6 वेव मैंने एक साथ बना दिए हैं यहाँ। अब चूंकि आउटपुट पर हमारे पास जो वेव्स आनी है वो लाइन वोल्टेज की वेव्स आनी है, तो बजाय इसके कि मैं VAN को स्टैंडर्ड साइन वेव जो जैसे मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, मैं थोड़ा सा अपने स्केल को रिव्यू करता हूँ और मैं लेता हूँ VAB को स्टैंडर्ड साइन वेव के तौर पर। यानी मैं अब जो मैं वेव फॉर्म ड्रॉ करूँगा उसमें VAB 30 डिग्री इसका फेज़ नहीं होगा, बल्कि इसका फेज़ कितना होगा, 0 डिग्री होगा, और उसी लिहाज से बाकी तमाम के फेजेस बना दिए जाएंगे। तो आप देखें VAB का फेज़ कितना है, 0, तो VAN का हो गया, VAN का -30 हो गया, VBN का -150 हो गया, VCN का -270 हो गया। देखिए इन तीनों में म्यूचुअली 120 डिग्री का फेज़ डिफरेंस आएगा। इसी तरह से VAB, VBC और VCA को अगर आप देखें, इसका फेज़ 0 डिग्री है, इसका -120 है या +240 है, और इसका +120 है या -240 है। तो इन तीनों में भी 120 डिग्री का फेज़ डिफरेंस है। लेकिन फ़र्क क्या है पहले के मुकाबले में, पहले हमने VAN को स्टैंडर्ड साइन वेव लिया था, या इसका जो फेज़ एंगल है वो 0 डिग्री लिया था। अब हमने VAB का इस एंगल 0 डिग्री लिया है, ये इसलिए लिया है ताकि हम आउटपुट आसानी से बना सकें, और कोई बात नहीं है। और इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तीनों ही साइन अभी भी साइन वेव्स हैं, बस ये है कि हमने अपना जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो थोड़ा सा शिफ्ट कर लिया है। अब जो वेव फॉर्म बनेंगी वो इस तरह की बनेंगी। पिछली वेव फॉर्म और इसमें दो फ़र्क हैं। एक तो ये है कि इसमें VAB 0 डिग्री से शुरू हो रहा है, और बजाय मैंने दो वेव फॉर्म बनाने के सिर्फ और सिर्फ एक वेव फॉर्म बना ली है। एक वेव फॉर्म बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो गई है और हम इसको आसानी से डिस्कस कर सकते हैं। तो अब आप ये देखिए यहाँ पर जो 3 वेव फॉर्म्स हैं, ब्लू VAB सॉलिड, VBC रेड सॉलिड, और VCA सॉलिड ब्लैक, और 3 इनकी ऑपोजिट वोल्टेजेस हैं। जैसे ब्लू डॉटेड बना हुआ है, VAB का ऑपोजिट VBA, इसी तरह से VBC का ऑपोजिट VCB, और VCA जो कि ब्लैक वेव है इसका ऑपोजिट ये वाला। ये वेव फॉर्म इसलिए बनाई है ताकि हम आउटपुट डायरेक्टली इनसे ड्रॉ कर सकें। और दूसरा जो एडवांटेज है हमें वो ये है कि इनसे हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि एक वक्त में कौन कौन से डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस होंगे। ये हम कैसे मालूम करेंगे कि एक ही वेव से कि एक वक्त में कौन कौन से डायोड फॉरवर्ड बायस होंगे, उसके लिए हम थोड़ा सा एक डिस्कशन और करते हैं छोटा सा। आइए, अगर मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं A B C, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और ये पॉइंट C है। अब अगर मैं HAB लूँ तो HAB का मतलब है B से लेकर A तक की हाइट, तो ये पॉजिटिव आएगी। HACB पॉजिटिव आएगी और HBCB पॉजिटिव आएगी। दूसरी तरफ अगर मैं HBA की वैल्यू लूँ तो ये नेगेटिव आएगी। वजह क्या है नेगेटिव आने की कि A पॉइंट जो है वो ज़्यादा हाइट पर है, B पॉइंट लोअर हाइट पर है, तो B अगर मैं A से लेके B तक की हाइट लूँगा तो ज़ाहिर है नेगेटिव आएगी। इसी तरह अगर मैं HCA लूँ यानी A से लेकर C तक की हाइट, तो ये नेगेटिव आएगी क्योंकि C A से बिलो है, और HCB भी नेगेटिव आएगा। अब आप ये देखिए कि इन 6 हाइट्स में से, ये 6 डिफरेंसेस में से 3 पॉजिटिव हैं और 3 नेगेटिव हैं, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? तो अगर
AC इज मैक्सिमम पॉजिटिव। तो HAC असल में क्या है? HAC इज बेसिकली द डिफरेंस बिटवीन पोजीशन A एंड पोजीशन C। तो अगर पोजीशन A में से पोजीशन C को मैं माइनस करूँ और मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, इसका मतलब क्या है? दो चीज़ों का डिफरेंस कब मैक्सिमम आता है? जब दोनों एक्सट्रीम पे चले जाएं। इट मीन्स A को क्या होना चाहिए? मैक्सिमम पॉजिटिव, और C को क्या होना चाहिए? मैक्सिमम नेगेटिव। तो क्या पता चला कि अगर HAC मैक्सिमम पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है A पॉइंट जो है वो मैक्सिमम पॉजिटिव साइड पर है और C पॉइंट कहाँ पर है? मैक्सिमम नेगेटिव साइड पर है या सबसे छोटा है। इसी तरह से अगर मैं आपसे कहूँ कि HAB की वैल्यू सबसे बड़ी है, HAB की वैल्यू सबसे बड़ी कब होगी? जब A पॉइंट एक एक्सट्रीम पर होगा, पॉजिटिव एक्सट्रीम पर, और B पॉइंट कहाँ पर होगा? दूसरी एक्सट्रीम पर होगा। फिर कैसी डायग्राम बनेगी? A यहाँ पर आएगा, B यहाँ पर आएगा और C इसके बीच में आएगा। इसी तरह से अगर HCB मैक्सिमम है, HCB मैक्सिमम होने का क्या मतलब है? ये पॉजिटिव मैक्सिमम होगा और B क्या होगा? नेगेटिव मैक्सिमम होगा। अब कैसी डायग्राम बनेगी? सबसे बड़ा होगा C, सबसे छोटा होगा B और एक कहाँ पर आएगा? सेंटर में आएगा। तो इट मीन्स कि हम सिर्फ अगर ये मालूम कर लें कि इन 6 कॉम्बिनेशन में सबसे बड़ा कॉम्बिनेशन कौन सा है, तो हम ये मालूम कर सकते हैं कि कौन सी वैल्यू इस वक्त मैक्सिमम पॉजिटिव है और कौन सी वैल्यू मैक्सिमम नेगेटिव है। आइए इसको मजीद समझते हैं। सपोज VCA इज मैक्सिमम, इट मीन्स C पॉइंट पॉजिटिव साइड में मैक्सिमम होगा, A पॉइंट नेगेटिव साइड में मैक्सिमम होगा अगर हमारे पास VCA मैक्सिमम है। तो अब डायोड कौन से कंडक्ट करेंगे? एक डायोड वो कंडक्ट करेगा जिसका एनोड C के साथ कनेक्टेड है यानी कि D5, और दूसरा डायोड वो कंडक्ट करेगा जिसका कैथोड A के साथ कनेक्टेड है यानी D2। इसी तरह से अगर VAB मैक्सिमम हो जाए तो इसका मतलब है A का जो पोटेंशियल है वो मैक्सिमम पॉजिटिव है, बाकी दोनों से ज़्यादा है, और B जो है वो नेगेटिव साइड पे मैक्सिमम। इट मीन्स आप कौन से डायोड कंडक्ट करेंगे? वो जिसका एनोड A से कनेक्टेड है यानी D1 और वो जिसका कैथोड B से कनेक्टेड है यानी D4 एंड सो ऑन। तो इस तरह हम ये देख सकते हैं कि एक वक्त में कौन से जो दो डायोड कंडक्ट कर रहे हैं वो कौन से हैं। आइए अपनी डायग्राम पे वापस चलते हैं। अब ये देखें, ये जो फिगर है हमारे पास 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री तक यानी पूरी एक साइन वेव, इसको हमने 12 सब इंटरवल में 30 डिग्री के जो इंटरवल हैं उसमें डिवाइड किया गया है। और यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि कौन कौन से डायोड कंडक्ट करेंगे, और ये हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन से डायोड कंडक्ट करेंगे? वो हम सिंपल ये देखेंगे कौन से लाइन वोल्टेज इस वक्त मैक्सिमम है। जैसे अगर मैं 0 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक की बात करूँ तो 0 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक के लिए ये जो डॉटेड लाइन है रेड यानी VCB मैक्सिमम है। अब VCB मैक्सिमम होने का मतलब क्या है? पिछली डिस्कशन से हम ये देख सकते हैं कि इसका मतलब है C जो है पॉजिटिव मैक्सिमम है और B जो है वो नेगेटिव मैक्सिमम है। तो कौन से डायोड्स कंडक्ट करेंगे? पॉजिटिव साइड पे वो डायोड कंडक्ट करेगा जिसका एनोड C से कनेक्टेड है यानी D5। इसी तरह से नेगेटिव साइड पे वो डायोड कंडक्ट करेगा जिसका कैथोड B के साथ कनेक्टेड है यानी D4। तो 0 डिग्री से लेकर 120 डिग्री तक जो डायोड्स कंडक्ट करेंगे वो हैं D5 और D4। अब 60 डिग्री पे क्या होगा? 60 डिग्री पे आप देखिए ये जो ब्लू सॉलिड लाइन है ये सबसे बड़ी हो गई, सबसे ज़्यादा हो गया इसके वोल्टेज यानी VAB। अब अगर VAB मैक्सिमम है तो व्हाट डज इट मीन? पॉइंट A इसका मतलब है या वोल्टेज A पॉजिटिव साइड पे मैक्सिमम है और VB जो है वो नेगेटिव साइड पे मैक्सिमम है। अब क्या होगा? अब वो डायोड्स कंडक्ट करेंगे जिसका एनोड A के साथ और कैथोड B के साथ कनेक्टेड है। तो आइए देखते हैं कौन से डायोड है। ये देखिए A के साथ एनोड कनेक्टेड है D1 का और B के साथ
डायोड कनेक्टेड है D4। तो अब कंडक्ट करेंगे D1 और D4। अब आप देखें 120 डिग्री के बाद ये ब्लैक डॉटेड लाइन यानी VAC मैक्सिमम हो गई। VAC मैक्सिमम होने का मतलब क्या है कि A पॉइंट के वोल्टेजेस मैक्सिमम पॉजिटिव हो गए और C पॉइंट के वोल्टेजेस मैक्सिमम नेगेटिव हो गए। तो वो डायोड कंडक्ट करेंगे जिसका एनोड A के साथ कनेक्टेड है यानी वही D1, और जिसका कैथोड C के साथ कनेक्टेड है यानी D6। उसके बाद 180 डिग्री पे VBC मैक्सिमम हो गया। VBC मैक्सिमम होने का मतलब ये हुआ कि पॉजिटिव साइड पे B वाला डायोड यानी D3 और नेगेटिव साइड पे C वाला डायोड यानी D6 कंडक्ट करेगा। सिमिलरली 240 डिग्री के बाद VBA मैक्सिमम हो गया। VBA मैक्सिमम होने का मतलब पॉजिटिव साइड पे D3 और चूंकि VBA मैक्सिमम है इसका मतलब है A पॉइंट मोस्ट नेगेटिव है। A पॉइंट मोस्ट नेगेटिव है तो वो डायोड कंडक्ट करेगा जिसका कैथोड A के साथ कनेक्टेड है वो है D2। अब D2 कंडक्ट करेगा। और इसी तरह से अब 300 डिग्री के बाद ये ब्लैक लाइन यानी VCA मैक्सिमम है। VCA मैक्सिमम होने का मतलब ये है कि पॉजिटिव साइड पर C वाला डायोड और नेगेटिव साइड पर A वाला डायोड। तो A वाला डायोड है D2 और C वाला डायोड है D5। तो D5 और D2। अब अगर आप इनके कॉम्बिनेशन पे बात करें तो आप देखें कि हर कॉम्बिनेशन 60 डिग्री के लिए कंडक्ट कर रहा है। सबसे पहले D5 और D4 60 डिग्री के लिए कंडक्ट कर रहा है। उसके बाद आप ये देखें कि D5 हट गया और इसकी जगह आ गया D1। अब D1 और D4 60 से 120 के लिए ये कॉम्बिनेशन वर्क कर रहा है। 120 डिग्री पे D1 अपनी जगह मौजूद है और उसके साथ जो नया डायोड आ गया D4 की जगह D6 आ गया। तो अब D1 और D6 का जो कॉम्बिनेशन है वो भी 60 डिग्री के लिए वैलिड है यानी 120 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक। उसके बाद 180 डिग्री से लेकर 240 डिग्री तक हमारे पास जो कंडक्शन हो रही है वो हो रही है D3 और D6 की। फिर 240 से लेकर 300 तक D3 और D2 नई एंट्री है। और 300 के बाद देखें D2 अपनी जगह पे मौजूद रहा लेकिन D3 की जगह आ गया D5। तो हम ये कह सकते हैं कि हर कॉम्बिनेशन 60 डिग्री के लिए वैलिड है लेकिन हर डायोड 120 डिग्री के लिए कंडक्ट करता है। उसकी वजह यह है कि हर फेज वोल्टेज 120 डिग्री के लिए मैक्सिमम पॉजिटिव होते हैं और 120 डिग्री के लिए मैक्सिमम नेगेटिव होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है आउटपुट कैसी बनेगी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ D5 और D4 की, अगर D5 और D4 कंडक्ट कर रहे हैं तो D5 कंडक्ट करने का मतलब ये हुआ कि D5 कनेक्टेड है हमारे पास पॉइंट C से और D4 जो कनेक्टेड है वो कनेक्टेड है पॉइंट B से। तो अगर D5 और D4 कंडक्ट करेंगे तो ऊपर मिलेगा VC और D4 कंडक्ट करेगा तो इस जगह पर मिलेगा VB यानी आउटपुट मुझे क्या मिल जाएगी VCB। 60 डिग्री के बाद चूंकि D1 और D4 कंडक्ट कर रहे हैं तो ऊपर मुझे मिलेगा VA और नीचे मिलेगा VB यानी आउटपुट में क्या मिलेगा सेम एज VAB यानी ये ब्लू वाली लाइन। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम वोल्टेज होंगे हमें वही आउटपुट में मिलेंगे 0 से 60 के लिए। चूंकि VCB मैक्सिमम है तो वो आउटपुट में मिल रहा है। 60 से 120 के लिए VAB मिल रहा है आउटपुट पर। अब 120 से लेकर 180 तक के लिए VAC। तो अगर D5 और D4 कंडक्ट करेंगे तो आउटपुट क्या मिल जाएगी VCB और VCB कौन सी बनी हुई है ये जो डॉटेड लाइन है। आउटपुट में मिलेगा 180 डिग्री से लेकर 240 डिग्री तक के लिए VBC मिलेगा आउटपुट पर। 240 से लेकर 300 तक के लिए जो डायोड्स कंडक्ट कर रहे हैं उनके मुताबिक आउटपुट विल बी VBA और 120 डिग्री 300 से लेकर 360 यानी इस 60 डिग्री के कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट होगी VCA। तो आप देखिए जो ग्रीन वाला मैंने बनाया है ये आउटपुट है। तो एक चीज़ तो आप ये देखिए कि आउटपुट बिल्कुल ऑब्वियस नज़र आ रहा है कि इसमें आउटपुट में रिपल बहुत कम है और रिपल कम होने की वजह से ये रेक्टिफायर जो है बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है। इसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगी और इसमें रिपल फैक्टर सबसे कम होगा। ये देखें ये आउटपुट बना हुआ भी नज़र आ रहा है। 0 से 60 डिग्री के लिए ये आउटपुट है, 60 से 120, 120 से 180, 180 से 240, 240 से 300 एंड 300 से 360 डिग्री के लिए। चूँकि एक साइन वेव जो हमारे पास मौजूद है
उसमें अगर आप आउटपुट में देखें तो आउटपुट में 6 रिपीटिशन आ रही हैं। इट मीन्स आउटपुट हर 60 डिग्री के बाद रिपीट हो रही है, और एक जो साइन इनपुट का एक पीरियड है उसमें 6 आउटपुट की पल्सेस बन रही हैं, इसलिए हम इसको 6 पल्स रेक्टिफायर भी कहते हैं। एक चीज़ आप और देखिए कि आउटपुट की जो रिपल की जो पीक टू पीक वैल्यू है इस वक्त, वो कहाँ से कहाँ तक है। तो इस पॉइंट पर जो हमारे पास वैल्यू है ये √3 VM है। अच्छा, जो आउटपुट का लोएस्ट पॉइंट है वो ये है। इस जगह पर क्या वैल्यू होगी, तो इस जगह पर हम वैल्यू बड़ी आसानी से मालूम कर सकते हैं क्योंकि हमें एंगल पता है। एंगल कितना है इस जगह पर, 60 डिग्री। और अगर मैं इस ब्लू वाली की इक्वेशन देखूं, क्योंकि इस वक्त आउटपुट में मुझे कौन से वोल्टेज मिल रहा है, जो ब्लू वाले वोल्टेज है यानी VAB। चूंकि VAB किसके बराबर है, VAB बराबर है √3 VM साइन ओमेगा टी। और अगर मैं ओमेगा टी की जगह 60 डिग्री रख दूं तो साइन 60 डिग्री हमारे पास होता है √3/2। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई कर लूं तो आंसर क्या आ जाएगा, 1.5 VM। और ये जो √3 VM है ये कितना होता है, 1.732 VM। तो आप देखें पीक टू पीक रिपल भी 1.73 और 1.5 में अगर आप डिफरेंस देखें तो ये सिंपल 0.22 VM का डिफरेंस है, जो बहुत ही कम है। इससे क्या शो हो रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि जो फुल वेव 3 फेज का जो फुल वेव रेक्टिफायर होगा इसमें रिपल बहुत कम आएगा, और ये चीज़ हम वेरीफाई कर सकते हैं इसकी RMS और एवरेज वैल्यू की कैलकुलेशन से। एक और चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, अगर मैं लाइन करंट बनाना चाहूँ, लाइन करंट का मतलब क्या है, ये जो ए लाइन है यहाँ से कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, इस जगह से कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, और इस जगह से कितना करंट फ्लो हो रहा होगा। तो एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर है कि ए पॉइंट से जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो बाई डायरेक्शनल करंट होगा। बाई डायरेक्शनल क्यों होगा, समटाइम करंट टूवर्ड्स द सर्किट जा रहा होगा, यानी जो मैंने रेड वाली डायरेक्शन बनाई है, और समटाइम जो करंट होगा वो फ्रॉम द सर्किट होगा, यानी ये जो मैंने ग्रीन वाली डायरेक्शन बनाई है। अब सवाल ये पैदा होता है किस वक्त करंट टूवर्ड रेड वाला होगा, डायरेक्शन को फॉलो करेगा, और किस वक्त करंट ब्लैक वाले को फॉलो करेगा। तो आप ये देखें, अगर डायोड 1 कंडक्ट कर रहा है, जब भी D1 कंडक्ट करेगा तो करंट की डायरेक्शन ये होगी, और करंट की डायरेक्शन ये होने का मतलब ये है कि ए पॉइंट से भी जो करंट फ्लो हो रहा होगा वो ये रेड वाला फ्लो हो रहा होगा। इट मीन्स जब भी D1 कंडक्ट करेगा तो करंट टूवर्ड्स द सर्किट फ्लो होगा, और अगर D2 कंडक्ट करेगा तो आप देखें D2 में से करंट किस डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है, इस डायरेक्शन में फ्लो हो सकता है। तो अब कौन सा करंट फ्लो होगा, जो ग्रीन वाली डायरेक्शन है। तो चूंकि अगर इनसाइड द सर्किट करंट जा रहा है उसको हम पॉजिटिव लेंगे, तो जो आउटसाइड द सर्किट करंट है उसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। यानी रेड वाला जो करंट है वो पॉजिटिव लिया जाएगा, और ग्रीन वाला जो करंट है वो नेगेटिव लिया जाएगा। इसको भी मैं रेड बना देता हूँ ताकि थोड़ी सी आसानी हो जाए समझने में। इट मीन्स जब भी D1 कंडक्ट करेगा तो करंट पॉजिटिव होगा, और जब भी D2 कंडक्ट करेगा तो करंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसी तरह से अगर मैं पॉइंट B की बात करूं तो IB में से करंट IB कब फ्लो होगा, जब D3 कंडक्ट करेगा या D4 कंडक्ट करेगा। तो जब भी D3 कंडक्ट करेगा तो करंट पॉजिटिव होगा, और जब भी D4 कंडक्ट करेगा तो करंट नेगेटिव होगा। सिमिलरली अगर D5 कंडक्ट करेगा तो IC पॉजिटिव होगा, और अगर D6 कंडक्ट करेगा तो IC नेगेटिव होगा। तो ये देखिएगा, ये लाइन करंट दिखाया हुआ है IA। तो आप ये देखें कि 60 डिग्री से लेकर 120 और 120 से लेकर 180, इसमें कौन से डायोड्स कंडक्ट कर रहे हैं, D1। ये देखिए 60 डिग्री से लेकर 180 डिग्री तक, चूंकि D1 कंडक्ट कर रहा है तो इस रीजन में IA होगा पॉजिटिव, और इसी तरह से 240 डिग्री से लेकर 360 तक, चूंकि D2 कंडक्ट कर रहा है तो IA विल बी नेगेटिव। तो ये बना हुआ आपको नज़र आ रहा है, 60 से लेकर 180 तक IA पॉजिटिव है, और 240 से लेकर 360 तक IA नेगेटिव है। इसी तरह हम IB भी बना सकते हैं और IC भी बना सकते हैं। लाइक आप ये देखिए, यहाँ पर D4 कंडक्ट कर रहा है 0 डिग्री से लेकर 120 डिग्री तक के लिए। तो D4 कंडक्ट करने का मतलब ये है कि यहाँ पर IB नेगेटिव होगा, और इसी तरह से जब D3 कंडक्ट करेगा तो IB
पॉजिटिव होगा, तो 180 डिग्री से लेकर 300 डिग्री तक के लिए IB विल बी पॉजिटिव। तो IB की जो वेव फॉर्म है वो भी मैं बना सकता हूँ। ये देखिए IB की वेव फॉर्म कैसी बनेगी, 0 से लेकर 120 डिग्री के लिए नेगेटिव और 180 डिग्री से लेकर 300 डिग्री के लिए पॉजिटिव। अब हम बनाएंगे लोड करंट की वेव फॉर्म। लोड करंट की वेव फॉर्म बनाना बहुत आसान है, क्योंकि आपको पता है कि अगर रेजिस्टिव लोड है तो करंट और वोल्टेज इन फेज होते हैं और इनके दरमियान जो रिलेशनशिप होती है वो होती है I = V/R। तो व्हाट डज इट मीन कि जो करंट होगा उसकी वेव शेप बिल्कुल वोल्टेज जैसी होगी, लेकिन उसकी जो वैल्यू होगी वो वोल्टेज वैल्यू डिवाइड बाय रेजिस्टेंस होगी। तो करंट की जो वेव शेप है वो भी बिल्कुल सेम बनेगी, सिर्फ और सिर्फ फ़र्क ये होगा कि जिस वक्त वोल्टेज का एम्पलीट्यूड √3 Vm है तो इस जगह पर करंट की पीक वैल्यू होगी √3 Vm/R, और इस जगह पर जहाँ पर वोल्टेज की वैल्यू होती है 1.5 Vm तो करंट की वैल्यू होगी 1.5 Vm/R। अब हम बात कर लेते हैं आउटपुट फ्रीक्वेंसी की। तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी मालूम करना बहुत आसान है। आप ये देखें कि इनपुट के कंप्लीट साइकिल में आउटपुट पे 6 साइकिल बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इट मीन्स इनपुट का जिस जगह भी एक साइकिल बनेगा आउटपुट के 6 साइकिल बन जाएंगे। अगर इनपुट की फ्रीक्वेंसी f होगी तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 6f होगी। तो फुल वेव रेक्टिफायर में आउटपुट की फ्रीक्वेंसी होती है 6 टाइम्स ऑफ इनपुट फ्रीक्वेंसी। हाफ वेव 3 फेज रेक्टिफायर में 3 टाइम्स होती है, सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर में 2 टाइम्स होती है और सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर में इक्वल होती है। अब हम मालूम करेंगे इसकी RMS वैल्यू और एवरेज वैल्यू। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हाफ वेव रेक्टिफायर के केस में कि अगर हमारे पास कोई भी पीरियोडिक सिग्नल होता है तो बजाय हम पूरे सिग्नल की वैल्यू मालूम करने के हम सिर्फ और सिर्फ एक स्लाइस लेते हैं, उसका एक कंप्लीट पीरियड लेकर उसकी वैल्यू मालूम कर लेते हैं। अब अगर हम यहाँ पर देखें तो आउटपुट पे जो सिग्नल बन रहा है ये भी पीरियोडिक सिग्नल है विद पीरियड = 60 डिग्री। 0 डिग्री से लेकर 60 डिग्री तक देखें कंप्लीट साइकिल बन रहा है। उसके बाद 60 से 120, 120 से 180, 180 से 240, 240 से 300 और 300 से 360। तो आप इसमें से किसी भी एक स्लाइस को ले लीजिए, उसकी एवरेज वैल्यू मालूम कर लीजिए। जैसे चाहे तो आप इस रीजन की कर लीजिए, चाहे तो आप इसकी कर लें, चाहे तो आप इसकी कर लें। हर एक की एवरेज वैल्यू और RMS वैल्यू बराबर आएगी और ये जो एवरेज और RMS आएगा ये पूरे सिग्नल की RMS और एवरेज को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब सवाल ये पैदा होता है विच वन शुड बी चूजन। वैसे तो एट रैंडम आप कोई सा भी चूज़ कर लें, आंसर विल बी सेम, लेकिन अपनी आसानी के लिए हम वो स्लाइस चूज़ करेंगे जो स्टैंडर्ड साइन वेव से आ रहा हो, यानी ऐसा आउटपुट का वो पीस जो स्टैंडर्ड साइन वेव से आ रहा हो, या आसान अल्फाज में इस तरह समझ लें हम वो रीजन सिलेक्ट करेंगे जिसमें स्टैंडर्ड साइन वेव आउटपुट पे आ रही हो। अब अगर आप पहला रीजन देखें तो इसमें हमारे पास आउटपुट पे ये वाली वेव आ रही है यानी VCB, और ये स्टैंडर्ड साइन वेव नहीं है। लेकिन अगर मैं दूसरा रीजन देखूं यानी 60 डिग्री से 120 तक, तो आप देखें ये मेरे पास आउटपुट पे आ रहा है, और अगर आप इसको गौर से देखें तो ये VAB है यानी स्टैंडर्ड साइन वेव है जो 0 डिग्री से शुरू हो रही है। तो हम ये वाला रीजन चूज़ करेंगे और इसको यूज़ करते हुए हम आउटपुट की एवरेज और RMS वैल्यू मालूम करेंगे। तो यहाँ से हम ये लिख सकते हैं कि ω/t की वैल्यू अगर π/3 और 2π/3 के बिटवीन हो तो V आउट बराबर है VAB के, यानी √3 Vm sin ω/t। तो आइए देखते हैं कि इसकी वैल्यू कैसे मालूम करेंगे। सबसे पहले हम एवरेज वैल्यू मालूम करते हैं। आपको पता है मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू या VDC, इसका फॉर्मूला क्या है, एरिया अंडर द सिग्नल डिवाइड बाय विड्थ ऑफ द सिग्नल। अब हम जो एवरेज वैल्यू मालूम करने जा रहे हैं ये हम ले रहे हैं 2π/3 और π/3 के बिटवीन। तो विड्थ कितनी हो जाएगी 2π/3 माइनस π/3 इंटीग्रल फ्रॉम π/3 टू 2π/3 V आउट और dω/t। अगर हम यहाँ पे टाइम की लिमिट्स लेते तो हम dt लिखते हैं, चूंकि हमने एंगल की लिमिट्स ली हैं इसलिए हमने dθ या dω/t लिखा है। 1/2π/3 में से π/3 को माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा π/3। लिमिट्स एज इट इज आ जाएंगी π/3 से लेकर 2π/3 तक। π/3 से लेकर 2π/3 तक V आउट बराबर है
वी ए बी के, यानी कि √3 VM साइन ओमेगा टी के। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, √3 VM साइन ऑफ ओमेगा टी और डी ओमेगा टी। √3 और VM कोएफिशिएंट है, ये बाहर आ जाएगा। π/3 को उल्टा करके लिख दूंगा तो ये हो जाएगा 3/π, साथ में आ गया √3 VM। साइन ओमेगा टी को इंटीग्रेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा माइनस का कॉस ओमेगा टी, और लिमिट्स आ जाएंगी π/3 से लेकर 2π/3 तक। लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं। 3√3 VM/π, पहले लगेगी अपर लिमिट, तो ये हो जाएगा माइनस का कॉस 2π/3, एक माइनस आ गया, और फिर माइनस कॉस π/3। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3√3 VM/π माइनस एज इट इज आ गया कॉस 2π/3 इज इक्वल टू माइनस हाफ, माइनस माइनस प्लस हो गया, और कॉस π/3 इज इक्वल टू प्लस हाफ। तो माइनस माइनस प्लस हाफ हो जाएगा, ये भी हाफ, हाफ प्लस हाफ 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3√3 VM/π, दैट कैन बी रिटन एज 1.65398 VM, दैट कैन बी अप्रॉक्सीमेटली रिटन एज 1.654 VM। तो ये हमारे पास आ गई VDC यानी एवरेज वैल्यू। अब हमारा अगला स्टेप है RMS वैल्यू मालूम करना। VRMS मालूम करने के लिए जो फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं वो है VRMS स्क्वायर इज इक्वल टू 1/B-A इंटीग्रल फ्रॉम A to B V0 स्क्वायर और डी ओमेगा टी या डी टी, डिपेंडिंग अपॉन आप किस तरह की वैल्यूज़ ले रहे हैं। अब ए और बी की जगह वही वैल्यूज़ रख देंगे, लोअर वैल्यू और अपर वैल्यू, यानी 2π/3 माइनस π/3 इंटीग्रल फ्रॉम π/3 टू 2π/3। V0 की जगह आ जाएगा वही √3 VM साइन ओमेगा टी का होल स्क्वायर और डी ओमेगा टी। ये हो जाएगा 1/2π/3 में से π/3 माइनस कर दें, π/3 बच गया, √3 और VM का स्क्वायर होकर ये हो जाएगा 3VM स्क्वायर, बाहर निकाल देंगे। अब अंदर हमारे पास बचेगा जस्ट साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी को इंटीग्रेट करने के लिए हमेशा हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2 में। ये 2 भी बाहर निकल जाएगा, ये जो डिनोमिनेटर में 3 है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, तो ये फाइनल फॉर्म बन जाएगी 9VM स्क्वायर अपॉन 2π। अंदर बचा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, 1 को इंटीग्रेट करके आ जाएगा ओमेगा टी, और कॉस 2 ओमेगा टी को इंटीग्रेट करने से आ जाएगा, कॉस का इंटीग्रल होता है साइन, तो साइन 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2, और लिमिट आ जाएगी π/3 से लेकर 2π/3 तक। अब आप इसमें अपर और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 9VM स्क्वायर अपॉन 2π। सबसे पहले मैं ओमेगा टी में दोनों लिमिट्स लगा देता हूँ, तो ये हो जाएगा 2π/3 माइनस π/3 माइनस हाफ बाहर निकाल दिया, साइन 2 ओमेगा टी में ओमेगा टी की जगह 2π/3 रखा, तो ये हो गया साइन 4π/3, और फिर ओमेगा टी की जगह π/3 रखा, तो ये हो गया साइन 2π/3। और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 9VM स्क्वायर अपॉन 2π। 2π/3 में से π/3 माइनस कर दें, π/3 बचा, माइनस हाफ, साइन 4π/3 होता है माइनस का √3/2, और साइन 2π/3 होता है प्लस का √3/2।
इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो वी विल गेट 9 VM स्क्वायर अपॉन 2 पाई और पाई बाई 3 माइनस माइनस प्लस √3/2 और √3/2 मिलाकर हो जाएगा √3, तो ये फाइनल आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो इसको फर्दर भी सिंप्लीफाई किया जा सकता है। अगर हम इन तमाम को सिंप्लीफाई कर लें तो फाइनल आंसर हमारे पास आएगा 2.74049 VM स्क्वायर। और अगर हम स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड पर तो VRMS की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी VRMS इज इक्वल टू 1.6554 VM। तो अब हमने VRMS भी फाइंड कर लिया और VDC भी फाइंड कर लिया। अब हम रिपल वोल्टेज मालूम करेंगे। रिपल वोल्टेज का फॉर्मूला क्या है? V रिपल इज इक्वल टू √V RMS स्क्वायर माइनस VDC का स्क्वायर। VRMS की वैल्यू और VDC की वैल्यू हम पहले ही मालूम कर चुके हैं। VRMS की वैल्यू है 1.654 VM का स्क्वायर माइनस VDC की वैल्यू है 1.654 VM का स्क्वायर। VM का स्क्वायर मैं कॉमन लेके बाहर निकाल लेता हूं तो ये VM आ जाएगा और बाकी वैल्यूज को अगर मैं कंप्यूट कर लूं तो आई विल गेट 0.0046। स्क्वायर रूट ले लीजिए, इसका आंसर आ जाएगा 0.06 VM। रिपल फैक्टर आपको पता है कैसे मालूम करते हैं? V रिपल डिवाइडेड बाय VDC, और अगर परसेंटेज में लेना है तो हम इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर मैं V रिपल और VDC की वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूं तो आई विल गेट 4.11%। तो आप देखें बाकी तमाम रेक्टिफायर्स के मुकाबले में ये वैल्यू सबसे कम है। तो वी कैन से कि ये जो 3 फेज का फुल ब्रिज रेक्टिफायर है इसकी परफॉर्मेंस बाकी तमाम रेक्टिफायर से बहुत बेहतर है। एफिशिएंसी भी मालूम कर सकते हैं हम। आपको पता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है? VDC अपॉन VRMS का होल स्क्वायर। तो हम इस फॉर्मूले से मालूम कर सकते हैं एफिशिएंसी। VDC और VRMS की वैल्यूज आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, यू विल गेट 1.654 VM डिवाइड बाय 1.6554 VM का स्क्वायर कर लेते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वी गेट 99.83%। दैट इज गुड इनफ। ठीक है, IDC कैसे मालूम करेंगे? चूंकि रेजिस्टिव लोड है तो I इज इक्वल टू V अपॉन R होता है, तो IDC हो जाएगा VDC अपॉन R और IRMS जो है वो बराबर हो जाएगा VRMS डिवाइडेड बाय R। थैंक यू सो मच।